अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ हिर्जा खान और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज कराची में बारिश हुए 5 दिन गुजर गए हैं और इन 5 दिन गुजर जाने के बावजूद अब भी कराची के कई ऐसे क्या पॉश एरियाज, क्या गरीब इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी मौजूद है, जहाँ घरों के अंदर पानी मौजूद है, घरों की पार्किंग्स पानी में डूबी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी पार्किंग्स यूजुअली बेसमेंट में होती हैं। उन पार्किंग्स में अभी तक पानी मौजूद है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कई इलाकों में अभी तक बिजली की फरामी रिज्यूम नहीं हो सकी और इसी मामले पे आज हम बाखबर सवेरा का आगाज करेंगे। बिल्कुल। और मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे। शफात, आपके सिग्नल्स आ रहे हैं? नो, अभी भी 5 दिन हो चुके हैं और मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा है और लोग एक दूसरे को राब्ता नहीं कर पा रहे। इवन जो स्टोर्स हैं उनके गोदामों में पानी भर चुका है, उनका लाखों का नुकसान हो चुका है। और शफात, पहले तो लोग नाजिमों के पास चले जाते थे, काउंसलर से बात कर लेते थे, उनको अपनी शिकायत दे देते थे, लेकिन चेयरमैन होते थे। लेकिन अब क्योंकि उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है तो वो भी हमें किसी इलाके में फाल नजर नहीं आए। एग्जैक्टली जनाब, बहुत कुछ है आज के बाखबर सवेरे में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे कि 5 रोज गुजर चुके हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पानी जो गलियों में खड़ा था अब भी खड़ा है, उससे बदबू आ रही है। वो पानी जरासीम फैला रहा है, बिजली गायब है, मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं हैं और कराची के कुछ इलाकों में 4 दिन बाद भी बारिश के पानी को निकाला नहीं जा सका है, ना ही बिजली बहाल हुई है। जानी और माली नुकसान के बायस सिंध हुकूमत ने 20 अजला, कराची के 6 अजला समेत आफतज़दा करार दे दिए हैं। ईदी के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में बारिश के बायस सैलाबी पानी में डूबकर दीवारें, छतें गिरने से, करंट लगने से मुख्तलिफ नौइयत के हादसात में 49 हलाकतें हो चुकी हैं। ये सारे मनाज़िर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी शफात, चाहे पौश इलाके हों, चाहे कच्ची आबादियां हों, हर जगह पर एक ही सूरत हाल है। इस बारिश ने सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली जी, और मामलात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। क्या गरीब इलाके, क्या अमीर इलाके, क्या मुतवसत तबके के इलाके, हर जगह पानी नज़र आ रहा है, सिवाय उन इलाकों के जो निस्बतन ऊंचाई पे थे, जहाँ कुदरती तौर पे पानी ड्रेन हो गया। उन इलाकों के अलावा बाकी तकरीबन हर कराची के इलाके में किसी न किसी हद पे पानी खड़ा है। आपके सामने कुछ मनाजिर भी शेयर कर रहे हैं हम। कराची के कई इलाकों के अंदर जो पानी 4 दिन पहले आया था, उस वक्त तो चले कुदरती आफत थी, एक सैलाबी रेले की सूरत में पानी आया, लेकिन अब उस पानी का निकास ना हो पाना, ये बहुत सारे इदारों की कारकर्दगी पे सवाल है। ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल है। जो कराची के मुंतखब अफराद हैं, जिनको अवाम ने वोट दे के भेजा है, उनकी कारकर्दगी पे सवाल है। और लोग अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अगर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के आप एक ऐसे इलाके में रहें जो बज़ाहिर एक पॉश इलाका है, लेकिन न वहाँ पानी आ सके, न वहाँ ड्रेनेज का, सीवेज का मुनासिब बंदोबस्त हो, ऐसे इलाके में रहने से बेहतर नहीं है कि आप किसी दूसरे शहर नकल मकानी कर जाएं। और ये कराची के इमेज के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये कराची के ओवरऑल परसेप्शन जो जा रही है पूरे मुल्क में, जाहिर है कराची एक बिज़नेस हब है, उसका पूरी दुनिया में एक बिज़नेस का परसेप्शन है। कराची का इमेज इससे बड़ा मुतासर हो रहा है। खैर, ज़रा कराची के इलाके खालादर के हवाले से आपको बताते चलें, वहाँ आज भी 5 दिन गुजर जाने के बावजूद आज भी पानी मौजूद है। बारिश के बाद वहाँ पानी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमें उस हवाले से बता रहे हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में होने वाली हालिया बारिशों के असरात इस वक्त भी शहर की सड़कों पर नुमाया हैं। शहर की बेशतर सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का पानी तो कई मुकामात से उतर गया, लेकिन अब जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये कराची का पुराना इलाका है खारादर, और यहाँ पर ही जो है वो वजीर मेंशन वाक़ है। पूरा इलाका जो है वो गंदे गटर के पानी में डूबा हुआ है। सीवरेज का पानी है जो कई कई फिट यहाँ पर खड़ा है। 5 रोज़ से यही सूरत हाल है। इलाके में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना है। इस वक्त कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कब से ये सूरत हाल है और किस किस्म की परेशानी है? 4-5 दिन से जो है ना लाइटें नहीं है, से ये लोगों को परेशानी है। घरों में पानी नहीं आ रहे,
और ये जो है ना बारिश का पानी कम है, कड़र का पानी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर है और यहाँ वो पैदा हुए। जब इस गली का क्या हाल है, तो हमारी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये जगह को थोड़ा साफ करें। लोग जो है वो काफ़ी परेशान है और लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसकी नक्काशी को जो है वो फौरी तौर पर जो है मुमकिन बनाया, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के घरों के नीचे कई कई फीट पानी है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे क्योंकि पानी की वजह से, और ये सीवरेज का पानी है जिसकी नक्काशी का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं इससे देख के ही दिल ख़राब हो रहा है। शफात, अगर मैं सिर्फ अपने ही एरिया की बात करूं तो उस एरिया के अंदर जो पानी खड़ा है, ऊपर जो साफ साफ पानी था चले वो तो निकल गया, लेकिन अब जो नीचे बाकी पानी रह गया है वो काला पानी है, बदबूदार पानी है, उससे बीमारियां जन्म ले रही हैं, आंखों की एलर्जीज हो रही हैं लोगों को, और जाहिर है कि उसी पानी की बुखारात मौजूद हैं हवा में, तो वही हम इनहेल कर रहे हैं, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, इतने हशरात पैदा हो चुके हैं। आप घर की खिड़की थोड़ी देर के लिए नहीं खोल सकते कि जरा कोई फ्रेश एयर ही अंदर आ जाए, क्योंकि मच्छरों की बहुतात हो जाती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं शफात कि वो नकल मकानी कर चुके हैं, अपने रिलेटिव्स के घर जाके स्टे कर रहे हैं या फिर होटल्स में जाके स्टे कर रहे हैं। जी वो गरीब सिचुएशन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब जो कि पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं जनाब तहरीक इंसाफ से कराची के रुकन कौमी असम्बली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। पहले तो ये बताइएगा, अगर आप लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग हमें सुन सकते हैं, ज़रा ये बताइएगा कि ये सूरत हाल जो कराची की है, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो सूरत हाल है, ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। पहले हमने कभी सुना नहीं है कि बारिश गुजर जाने के 5-5, 6-6 रोज़ बाद तक पानी मौजूद रहे, और अभी तक उसकी निकासी का बज़ाहिर कोई टेन्योर भी नज़र नहीं आ रहा कि कब तक पानी मौजूद रहेगा। जी शफात की मैं बात कर रहा हूँ। जी देखें, ये जो कैलेमिटी आई है ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, और जो बारिशों का जो क्वांटम था 100 साल में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं आई। और जैसे कि आपको खुद पता है, आपने अक्सर और बेशतर कराची के मामला पे आवाज़ उठाते रहे हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी बड़ी कैलेमिटी को हैंडल करने के लिए नाकाफी था। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट की एक जैसी सूरत हाल है। हमारा सीवरेज सिस्टम बैठा हुआ है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे यहाँ पानी के इश्यूज हैं, हमारे जो रोड्स हैं वो टूट चुकी है, चाहे वो पॉश इलाके हों चाहे कोई भी इलाका हो। इस दफ़ा इस बारिशों में तमाम इलाकों के साथ एक जैसी सूरत हाल हुई है। मैं अगर अपने इलाके LA-247 की बात करूं तो हेलो, आवाज आ रही है? जी हम सुन सकते हैं साहब। जी LA-247 की बात करूं तो जो मेरा हल्का है उसमें 70% होलसेल मार्केट्स हैं, उसमें मेडिसिन मार्केट भी है, फर्नीचर मार्केट है, हर किस्म का होलसेल का बिजनेस होता है। ये तो 6 स्पेल थी, इससे पहले जो 5 स्पेल्स हुई है उसमें भी यही सूरत हाल थी। पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ना होने के बराबर है। लेकिन रूट कॉज को हमें समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 लाख घर हैं जो नालों पे बने हुए हैं। 10 से 12 लाख घर जी, ये बहुत बड़ी तादाद है और ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं जी। 50 से 60 लाख अफराद हैं जिनको अगर वहां से आप हटाते हैं तो रिहेबिलिटेट करना, ये मेरा ठीक। आपसे भी इस पर मजीद बात करेंगे। आफ्ताब साहब साथ ही रहेगा, शहजाद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे आपके हल्के में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से बारिश हुई है, कैलेमिटी आई है हर जगह पे, लेकिन आप बताइए आपके हल्के में क्या सूरत हाल? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो छठा स्पेल बारिश को हुआ, पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है, स्पेशली DHA और CBC एरिया की बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ है। आपको जितना पानी आया उस हिसाब से बरसाती नालों से खराज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की जाके 3 दिन के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हुई है। और आपको पता है कि 3 दिन से बिजली भी नहीं थी। और मैं ओवरऑल कराची की बात करूं, आज हम सब बैठे, आप भी इस इशू को उठा रहे हैं, हमेशा से आप इस इशू को उठाते रहे। अब मेगा प्रोजेक्ट की पूरे कराची की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की भी जरूरत है, शॉर्ट टर्म की भी जरूरत है। कराची को अब इस तरह से लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। इन मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नाले, रोड, हर चीज। कौन सा ऐसा एरिया है जिसकी मैं बात करूं, मैं क्या DHA क्या क्लिफ्टन की बात करूं, पूरा कराची इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है। और यहाँ खास तौर पे आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ का जिक्र किया,
ये वो इलाके हैं जहां कराची क्या पाकिस्तान की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक घर की कीमत में आप किसी जजीरे को खरीद सकते हैं, इस कदर वो महंगे इलाके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पिछले 4 दिन से बारिश नहीं है, कुछ जगहों पे अभी तक बिजली रिज्यूम नहीं हो सकी। इस सब के बावजूद आपको ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा असर रसूख वाले लोग हैं, जब इनका ये हाल है तो बाकी शहर के लोग क्या करेंगे? शाह साहब, मैं देखिए यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अमीर गरीब की नहीं है, तकलीफ सबको बराबर होती है। ये मैं आपको बताऊं, जिसके घर में पानी आ जाता है, जिसका सामान सारा का सारा खराब हो गया, जो बिल्कुल बेहाल हुआ है, 4-4 दिन तक 3-3 दिन तक बिजली नहीं है, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, तकलीफ सबको बराबर है। प्रॉब्लम ये है कि साउथ के अंदर के सारे पोश इलाके हैं, साउथ के अंदर खारा दर भी आता है, मीठा दर भी आता है, रंचो लैंड है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो वाकई इस वक्त तकलीफ में और गुर्बत में हैं। आप ये मुझे देखें, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त कायदे की जो रिहाइश है, जो इस वक्त 3-3, 4-4 फुट तक कल तक पानी में डूबी हुई थी, आज कुछ पानी हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब काला पानी हो गया, बदबूएं आ रही है। अब लोग अभी कुछ देर पहले हमने उस हवाले से हमारे रिपोर्टर ने, हमारे नुमाइंदे ने वहां से हमें अपडेट भी किया है। आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आफ्ताब साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें सिंध हुकूमत को क्या एक्टिविटी कर रही है, और पानी निकालने का काम और ख़ास तौर पे लोगों को मुंतकिल करने का काम ये सिंध हुकूमत कर रही है, मुखैर हजरात कर रहे हैं, क्या इस वक्त बंदोबस्त है? देखें, हमें एक तो वो अपना जो डिपार्टमेंट है हमारे वाटर, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। दूसरा हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ कराची शहर में, उसको सही करना पड़ेगा। तीसरा ये कि जो रिलीफ जो इस वक्त दिया जा रहा है, वो तो आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। आर्मी के तमाम डिपार्टमेंट, FWO, NDMA हो, नेवी, ये सब रिलीफ में लगे हुए हैं। हमें जो है ना शफात, आपके थ्रू मैं को भी आपसे भी ये बात करना चाहता हूँ कि हमें अब रूट कॉजेज पे जो ना डिस्कस करना पड़ेगा, वो जो मसले की जड़ है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और वो है हमारे यहाँ अनरीजनेबल, और जो चाइना कटिंग हुई है, इंक्रोचमेंट हुई है, लोगों ने पोर्शन बना लिए हैं, जो छोटी छोटी गलियों में एक्सटेंशन हो गई है, 80 गज के ऊपर ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग बन गई हैं। हर जगह आप देखते हैं हर 2-3 महीने के बाद एक बिल्डिंग गिर रही होती है। ये जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। सबके साथ साथ एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कराची का एक बहुत बड़ा एरिया, तकरीबन 20 से 25% एरिया कराची का बिलो सी लेवल है, जहां से ड्रेनेज नेचुरली पॉसिबल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि उन इलाकों में शॉर्ट टर्म या परमानेंट बुनियादों पे पंपिंग स्टेशंस मौजूद हों। ये पंपिंग स्टेशंस क्यों मौजूद नहीं और कोई इनकी बात भी नहीं कर रहा? अच्छा देखिए, होता ये कि जो लो लाइन एरियाज होते हैं वहाँ कैचमेंट एरियाज बनते हैं, ताकि इनके साथ जब हैवी रेन्स आए तो वो कैचमेंट एरियाज हो, तो उसमें वो पानी जमा हो जाए और फ्लडिंग ना हो। हमारी अनफॉर्चुनेटली किसी भी इलाके में क्या है, जो मेन रोड्स हैं उनको तो कारपेटिंग कर दिया जाता है, उसके साथ अलाइड जो लोकल स्ट्रीट, छोटी स्ट्रीट होती हैं, जैसे अगर हम डिफेंस में भी देखते हैं, खयाबान तो ऊपर हो गई है, मगर उसके साथ स्ट्रीट जो है वो नीचे है, जिसकी वजह से होता है खयाबान से तो पानी निकल जाता है, स्ट्रीट पे जमा रहता है। ये इस वक्त इस दफा जो सूरत हाल हुई है बहुत ही डिफरेंट और एबनॉर्मल हुई है। अल्लाह करे कि हम सब मिलके तमाम पॉलिटिक्स से बालातर होकर कराची के हवाले से कुछ काम कर सकें, और इसमें जो मुझे जी उम्मीद यही है। और हम तो इस वक्त मैं आपकी टीवी की तरफ से सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ, फेडरल से भी, कि जो ताजर बिरादरी और जिस तरह से कारोबारी अफराद का नुकसान हुआ है, लोगों का बहुत करोड़ों का लॉस हो गया है, अगर हमने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की है और कराची को आफतजदा करार दिया है, तो प्रॉपर तरीके से इन करनी चाहिए, इनको फंडिंग करनी चाहिए, और जितने रिलैक्सेशन हम इनको दे सकते हैं दें। बिल्कुल, ताजरों की मदद करनी चाहिए। और शहजाद साहब, आपने भी आवाज उठाई, विफाक में भी आपकी हुकूमत है, आप बताइए कि इंतजामिया से आपका राब्ता हुआ, वो क्या कर रही है? और साथ साथ ये बताइए कि पहले चेयरमैन होते थे, काउंसलर्स होते थे, नाजिम थे, लोग उनके पास चले जाते थे, अपनी शिकायत उनको दे देते थे, गली मोहल्लों के मसाइल वो सुन लेते थे। अब चूंकि उनकी भी मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पास जाएं, क्योंकि वो भी फाल दिखाई नहीं दे रहे। तो अवाम किसके पास जाएं, किससे जाके पूछें? जी, अवाम की आपने बात की। अवाम तो इस वक्त मैं आपको बताऊं ना, कराची की अपने आप को लवारिस ही फील करती है।
ओवरऑल आप कराची की सूरत हाल देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कॉल करें, कौन सी हेल्पलाइन क्या। और अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्पलाइन के नंबर दिए थे मोस्टली काम ही नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज ये कि अगर काम कुछ एक आध लोगों ने फोन उठा भी लिया तो रेस्क्यू का अमला पहुंचा ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त बेहतरीन, इसको नाउजुबिल्लाह मैं मौका तो नहीं बोलूंगा, मुझे कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन ये वक्त है, अब ये वक्त है जिस तरह से फेडरल और सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, अब हंगामी बुनियादों पर काम करें, बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये सोचे कि कराची को किस तरह से रेस्क्यू करना है। कराची में जिस तरह से आपने कहा कैबिनेट का सिस्टम ही नहीं है, वाटर बोर्ड इस काबिल ही नहीं है कि पूरे कराची के कैबिनेट बोर्ड सिस्टम को संभाल सके। शहजाद साहब, आफ्ताब साहब, दोनों की तरफ ये एक सवाल लेके मैं आना चाहता हूँ। मैं ये सोशल मीडिया पे पढ़ भी रहा हूँ, बड़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं कि जी ये कराची बड़ा रेजिलियंट है, जब भी इस पे कोई आफत पड़ती है ये दोबारा उभरता है। ये अच्छी बात है, एक कराची के लोगों का जिंदा रहने का एक जज्बा है, लेकिन इससे ये तासुर भी आता है कि जैसे कराची पे कुछ भी उफ्ताद पड़ जाए किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती, क्योंकि कराची तो वापस खड़ा हो जाएगा। इस तासुर को कैसे खत्म किया जाए? अच्छा शफात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची रेजिलिएंट है। आप देखें पाकिस्तान में जब कभी भी आफत आई है कराची सबसे आगे होता है, खड़ा हो जाता है। तो जब पाकिस्तान के हर इलाके के लिए खड़ा होता है तो इंशाल्लाह कराची अपने लिए भी खड़ा हुआ है। और ये जो तासुर है कि कराची के अवाम के साथ कोई नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है अभी गवर्नर हाउस में, जिस दिन बारिश हुई थी नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग हुई है। हम सब ऑन बोर्ड हैं। कल हमारी मेरी और शहजाद की हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हुई है कि मसाइल को कैसे हल करना है। अब ये एक मसला पैदा हुआ है, इससे हमें ये एडवांटेज लेना है कि जो इश्यूज हाईलाइट हुआ तो बहुत अरसे से हो रहे थे, इनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले हमें दो चीज़ें करनी होंगी, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का दोबारा सिस्टम। आप देखें शफात, नॉर्थ नागाबाद, फेडरल बेलिया, PCHL, ये वो 3 सोसाइटीज़ हैं जो आज से 50 साल पहले बनी थी, मगर वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज भी थी और स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी थी। अब हुआ ये कि ड्रेनेज को तो मेंटेन किया नहीं और स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जो ड्रेनेज का पानी डाल दिया। अब आने वाले वक्तों में कल परसों से जो इश्यूज आएंगे, जैसे कि आपने आपसे प्रोमो में भी बताया कि जो बीमारियां फैलेंगी, बदबू उठ रही हैं, पानी तो निकल गया और पानी के नीचे जो ये सीवरेज का जो कीचड़ है उसको निकालने में खासी तकलीफ रहेगी। और फिर हमारे इदारे भी जो है ना इस काबिल नहीं है, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये देखें आइंदा ये बारिशें रुकेंगी तो नहीं, कभी ना कभी होंगी। हमें अपने रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे, अपने इदारों को डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस कैलेमिटी को मैनेज करें। सारी दुनिया में कैलेमिटीज आती हैं, सुनामीज आते हैं, मगर बिल्कुल सारी दुनिया में कैलेमिटीज आती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। शहजाद साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि बात की जाती है कराची बड़ा रेजिलिएंट है, कराची बड़ा रेजिलिएंट, तो क्या इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए कि खुद ही से सारे मामला ठीक हो जाएंगे? अब जो मसाइल हमारे सामने है, जो पानी गलियों में खड़ा है, इससे ताफून उठेगा, इससे बीमारियां फैलेंगी, क्या किया जाए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा शफात कि जब क्या कहते हैं उसको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई तकलीफ होती है, खुदा ना खास्ता, तो ये कराची की आवाम है दिल खोल के डोनेशन देती है, खड़ी हो जाती है और उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब भी कराची का इश्यू होता है तो कहना ये चाहिए कि यहाँ कोई मदद को नहीं आता। सबसे ज्यादा दुख हमें इस बात का होता है कि हम इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को कराची की कतल मुख्तलिफ नजर ही नहीं आती है। आप मेयर कराची का भी रवैया देखते हैं, ये देख लें, और ये कराची अब आप देखिए इनकी आवाजें किस तरह से उठ रही हैं, सोशल मीडिया में किस तरह से वो अपने दुखड़े और ये चीजें बयान कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँ कि जो कमेटी बनी है फेडरल और सिंध की, मेरी इस कमेटी से अपील है, खुदारा जल्द से जल्द एक्शन लें, कराची की आवाम को एक दबा का काम करें, क्योंकि अब बयानबाजियां, टीवी पे आना, इंटरव्यूज देना, अब वो वक्त गुजर चुका है। वेरी वेल पॉइंटेड शहजाद साहब, वेरी वेल पॉइंटेड। और मैं चाहूंगा कि आफ्ताब साहब आप भी इसे इंडोर्स करें इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि ये सियासत चमकाने का वक्त नहीं है। आफ्ताब साहब, आपने बात की कि वक्त आ गया है कि कराची को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मंसूबे दिए जाएं। आप लोग असेंबलीज में हैं, आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, कोई ऐसे मंसूबों की निशानदही अब तक हुई है कि कराची में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का बंदोबस्त किया कैसे जाएगा? जी
दो चीजें हुई हैं। एक तो मैं ये बताऊं कि हमने अपनी मदद आपके तहत, मैंने और शहजाद ने, हमने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज, विंचिंग मशीन, पंप्स वगैरह लगाए हुए हैं अपने एरिया पर जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। और ये आज से नहीं है, हमारे पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉलीज और काफी इक्विपमेंट मैंने लगाया हुआ है, जब से हम इलेक्शन से पहले से लगाया हुआ है। और उस टाइम में 20 से 25 बेसमेंट ऐसे हैं जिनको हमने खाली किया। आज मेरी टीमें जो है ग्राउंड पे काम कर रही है। हाँ, अब जब आपने बात की कि फेडरल और सिंध की जो कमेटी बनी है वो 5 से 6 पॉइंट लेके चल रही है। सबसे पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसके साथ सीवरेज, फिर इंक्रोचमेंट, नालों की सफाई, K4 का मंसूबा और ट्रांसपोर्ट। ये 5 से 6 पॉइंट है जिसके ऊपर ये फेडरल गवर्नमेंट की जो कमेटी है स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको टेकअप करेगी। उसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं और बहुत जल्द मेरे ख्याल है 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर खुद भी कराची तशरीफ ला रहे हैं। इस हवाले से होमवर्क पूरा हो रहा है और ऑलमोस्ट होमवर्क तैयार है। असद उमर साहब इसमें बड़ा करीबी किरदार अदा कर रहे हैं, अब्दुल्ला अली जैदी भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कराची ने जो मैंडेट पीटीआई को दिया है उस मैंडेट के 2 वजह थी। एक तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे ये मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल हों, क्योंकि कराची ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है और अब उम्मीद ये की जाती है कि जिन लोगों को मैंडेट दिया गया वो कराची के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब, शहजाद कुरैशी साहब, और बता रहे थे कि हालात के हवाले से ख़ास तौर पर आज जब बारिश का कहा तो जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन पहले से इस स्पेल को कराची आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इम्कान पैदा हो रहा है कि ये स्पेल आज कराची में आएगा। इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे अब कराची का बच्चा बच्चा नोहा कुना है। बिल्कुल, और तूफानी बारिशों के बाद अब कराची में मुकम्मल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। कोई एक मसला हो कराची का तो बात करें, अब यहाँ पर बिजली के भी मसाइल हैं। बिजली अभी तक बहुत सारे इलाकों में नहीं आ सकी है। पानी जमा होने और केबल फॉल्ट्स के बायस 4 दिन बाद भी इलाकों की बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बिजली गायब है और गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। उन्होंने एहतजाज भी किया, अमले को भी घेर लिया और शारे फैसल पर भी जुट लाइन के रहायशियों ने बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। जी जनाब, दोनों ट्रैक्स पे बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा और साथ ही आपको बताएं कि बोर्ड बेसिन का इलाका जो है वहाँ पर बिजली की अदम फराहमी पर शहरी जो है वो सड़क पे आ गए और उन्होंने टायर जला के ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इसी तरह हैदराबाद में, अगर सिर्फ कराची से उठ के ज़रा बाहर सिंध में भी जाएँ, इंटीरियर सिंध में, वहाँ पे भी जनाब ख़वातीन जो है वो डंडे उठाए सड़क पे आई, ऑटोबान रोड पे शदीद एहतजाज किया और मैयत भी गाड़ी में फंसी रही। और ऐसे में वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात के इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी से हुई और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि 35 घंटे गायब होना कौन सी सर्विस है। शहर भर में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग तंग आकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना कर दें। वज़ीर आला को बताया गया कि डिफेंस के 25 से 30 सब स्टेशन में पानी चला गया है। सिंध हुकूमत पानी निकाल दे तो बिजली बहाल कर दी जाएगी। बिल्कुल यही कहा जा रहा था के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी कि हमारी मदद की जाए। जब तक पानी नहीं निकलेगा, डी वाटरिंग नहीं की जाएगी, हम बिजली बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे करंट लग सकता है, हादसात हो सकते हैं और उससे बचने के लिए बहुत सारे इलाकों में बिजली बंद की गई थी। अब बिजली तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो बारिश जो चली गई थी वो वापस आ गई है। जी जनाब, जरा बिजली की सूरत हाल पे हमारे नुमाइंदे अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अली, बताइएगा कौन कौन से इलाके अब तक बिजली से महरूम हैं? देखिए, अगर मैं गिनना शुरू कर दूं कई इलाकों के नाम आ जाएंगे तो समझ सकते हैं ऐसे कि आधे से ज़्यादा जो है बिजली उधर जो है सप्लाई बंद है। 90 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। जब हम के इलेक्ट्रिक से बात करते हैं उनका ये कहना होता है कि 80 के करीब जो हैं तकरीबन फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए थे और कई ऐसे मुकामात हैं और 20 से 25 जहाँ पर जो है केबल फॉल्ट आया है, जहाँ पे अभी तक काम यकीनी तौर पर मुकम्मल नहीं किया सकता है। जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि पानी जमा है, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक भी यही कहती है कि डिफेंस के कुछ इलाके ऐसे हैं जो नशेब में थे, वहाँ भी पानी जमा है और ज़ेर ज़मीन जो केबल्स हैं उसको सही करने के लिए दरकार है उतना वक्त कि पानी जब तक के वहाँ से निकाला नहीं जाएगा बिजली बहाल होती दिखाई नहीं देती। इसके अलावा हम बात करें तो 100 जोन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आता है। लियारी से लेकर डिफेंस तक के हर तरफ जो है बिजली की बंदिश है। रातों में जो लोग जो हैं गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से बाहर फुटपाथों में भी सोते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया कई मुकामात पर हफ्ते की रात से, बल्कि मैं ये कहूँगा जुम्मे की रात से जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिर भी बिजली बहाल नहीं हो सकी थी।
बिजली का बारिश का 7वां स्पेल भी कराची में दाखिल हो चुका है। हालत वही है अभी तक के, अगर ये स्पेल तेज़ी से बरसा तो फिर शायद बिजली ना होने के बराबर होगी और जिन इलाकों में बहाल कर दी गई है वहाँ पर भी बंद कर दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताएगा अली कि क्या सिंध हुकूमत मदद कर रही है कि इलेक्ट्रिक की? देखिए, सिंध हुकूमत तो है अभी मुकम्मल तौर पर फंसी पड़ी हुई है पानी निकालने में। जहाँ पे वो खुद नहीं कर पाते तो पाक फौज की जो टीमें हैं वहाँ पानी निकाल रही होती है रज़ाकाना तौर पर। तो अब ठीक, पानी अली हसन हमें आगाह कर रहे थे बहुत सारे इलाके, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं गिनने में आऊँ तो मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहां पर कराची आधा ही समझ ले कि जहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी, और शदीद बारिशों से जहां पर पानी खड़ा है और बिजली नहीं आ रही, वहीं पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। शफात जी जनाब, जब बिजली आती है तो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आते हैं, जब बिजली 90 घंटे नहीं आती तो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते हैं। जनाब, हुआ ये कि जब सैलाबी रेला आया उसने कई जगहों पे जो मोबाइल फ़ोन्स का जो सेटअप था उसको भी मुतासिर किया, और इसी वजह से 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि अभी तक कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बहाल नहीं हो सका। बिल्कुल शदीद मुतासिर है, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बहुत सारे इलाके अभी भी हैं जहां पर फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे, मेरे अपने फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे, शफात के भी नहीं आ रहे, यकीनन आप लोगों के भी नहीं आ रहे होंगे, और इससे शहरियों को बहुत दुश्वारी है, क्योंकि आप किसी से रब्ता ही नहीं कर सकते, किसी को बता ही नहीं सकते, किसी की खैरियत ही मालूम नहीं कर सकते। और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज ने 2 दिन पहले बदतरीन बिजली बहरान को सर्विसेज में खलल की वजह करार दिया था। ताहम शहर के कई इलाकों में बिजली बहाल होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सकी। और शफात, जहाँ पर सिग्नल्स आ भी रहे हैं वहाँ पर आवाज़ के बहुत सारे मसाइल हैं कि आवाज़ ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, आवाज़ कट रही है, तो इससे कोई रब्ता नहीं हो सकता। बहरहाल मज़ीद भी बात करेंगे, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं प्रोग्राम में, वेदर पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कराची के मुख्तलिफ इलाके बारिश से मुतासर हैं और वहाँ से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका, और पानी तो क्या, उसके अलावा भी दीगर मसाइल बारिश ने पैदा किए हैं। लेकिन क्या आज बारिश होगी और इस हफ्ते में मौसम कैसा एक्सपेक्टेड है कराची में, ये जानेंगे हमारे मौसमियाती बाबा से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि खैर मैं पहले आपको इमेज नहीं दिखाता, मैं पहले आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि आज कराची में एक और बारिश के बड़े स्पेल की पेशगोई की गई है। जुमे को भी की गई थी, जुमे के बाद कहा गया था कि हफ्ते और इतवार को तेज़ बारिश हो सकती है, नहीं हुई। आज भी बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई की जा रही है, और जो इस वक्त महकमा मौसमियात ने जो तस्वीर जारी की है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिंध के शुमाली इलाका जात में, बलोचिस्तान के मशरकी एरियाज़ में और पंजाब में, ख़ास तौर पे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद रीजन के ऊपर हवा का एक बड़ा कम दबाव मौजूद है। और इसी तरह कुछ सूरत हाल भारतीय गुजरात से सिंध के साहिली इलाकों की तरफ भी है। कुछ ठट्ठा की पट्टी के ऊपर भी हमें गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल मामला है, और वो ये कि इस वक्त हवा का कम दबाव जो कि तकरीबन 998 पर है, वो इस वक्त पंजाब के मशरकी इलाकों में मौजूद है। जिसका मतलब क्या है आसान ज़ुबान में, जिसका मतलब ये है कि बारिशों का रुख टूवर्ड्स ईस्टर्न पंजाब और शुमाली सिंध में रहेगा। लोअर पंजाब में, सादकाबाद में, रहीम यार खान में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज मुतासर हो सकते हैं। हैदराबाद में तेज़ बारिशों की तवक्को है, और ये बारिशों का सिलसिला आगे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा तक फैल सकता है। लेकिन इस तमाम मामलात में कराची बहरहाल आज और कल इस स्पेल से महफूज रहेगा। बहुत हल्की बूंदाबांदी की तो तवक्को है, लेकिन तेज़ बारिश का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इम्कान नहीं है, और इंशाअल्लाह कराची में तेज़ बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल, और कराची में बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन पूरे मुल्क में जहां पर भी बारिशें हो रही हैं वहां पर हम दुआ करेंगे कि ये बारिशें रहमत का बायस बने, जहमत ना बने, और इंतज़ामिया भी इस बार हमें कुछ काम करता हुआ दिखाई दे, और जो हालात इस बारिश ने पैदा किए थे वो हालात हमें दोबारा से नज़र ना आए।
और अब जरा बात करते हैं कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल क्या है और कोरोना पर काबू पा लिया गया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अपेरेंटली जनाब कोरोना पे काबू पा लिया गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 207 अफराद इस वबा से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद फ़ाल केसेस की तादाद घटकर 8,801 रह गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 291 केसेस जबकि 4 अमवात में इजाफा हुआ और सेहतयाब अफराद की तादाद में दिन ब दिन होने वाला इजाफा हौसला अफजा है। लेकिन SOPs चूँकि हमने देखा कि चंद दिन पहले से 14 अगस्त के बाद से ख़ास तौर पे हमने देखा कि SOPs उस तरह से मेंटेन नहीं किए गए जिस तरह से होना ये चाहिए था। तो हो ये रहा है कि जब हम डॉक्टर से बात करें तो वो कह रहे हैं यार पहले वो हॉस्पिटल के बेड्स वगैरह लेने के लिए ना लोगों का कोई हफ्ते में एक आध कॉल आता था अब से चंद दिन पहले तक, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पे कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। कैपेसिटी अभी भी बहुत है, अभी भी 90% कैपेसिटी अवेलेबल है। नॉर्मली भी जब हम यूं बाहर जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब ना मास्क नजर आ रहे हैं, ना ही कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, ना ही कोई ग्लव्स पहने हुए, कोई SOPs फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो है खतरनाक बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी खतरा जो है वो टला नहीं है। नंबर्स बहुत कम हो गए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हमें एहतियात करने की अभी भी ज़रूरत है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फैसल, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप जब भी आते हैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो फैसल साहब ये बताइएगा कि ये गुज़िश्ता चंद दिनों में कोई ऐसे जो खबरें आ रही हैं कि जी ज़रा इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, ज़रा केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, ऐसे मामलात हैं? जगह जगह पे है, नॉट पूरे मुल्क में नहीं है। खासतौर पे आपके जो टूरिस्ट जो इलाके हैं वहाँ पे रेट्स बढ़े हैं बिकॉज वहाँ पे टेस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। मगर पूरे मुल्क में नहीं, जगह जगह हॉटस्पॉट्स पे डेफिनेटली रेट्स बढ़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये हॉटस्पॉट्स फैलते रहेंगे और दूसरी जगह केसेस बढ़ते रहेंगे हमारे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है मास्क पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, दूर रहना। एंड आई थिंक यही टाइम है जब जो हमने जो गेन्स किए हैं उसको लूज ना करें, इसी को बरकरार रखें ताकि बस ख़त्म कर दें इसको। अच्छा चल डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो करंट जो सिचुएशन है कोविड की, बज़ाहिर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई आपके नज़दीक कोई थ्योरी है जो उसको सपोर्ट करती हो कि क्यों पाकिस्तान ही में जो कोविड है वो उसका बज़ाहिर ज़ोर टूट गया है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के दो ममालिक हैं, एक तरफ ईरान है एक तरफ इंडिया है, तो दोनों ममालिक में कोरोना बड़ी शिद्दत से जारी है। आई थिंक हर मुल्क जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से, कि अपनी डायनामिक सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं। बज़ाहिर तो यहाँ पे इसका जोर टूट गया है, मगर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ममालिक में सेकेंड वेव भी आई है, ख़ासतौर पे जब चीज़ें खुली हैं और हमारी चीज़ें पूरी तरह भी खुली नहीं है। जैसे आपको पता है स्कूल्स अभी खुले नहीं हैं, मदारिस नहीं खुले, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली हैं। सो एंड इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। आई थिंक एक चीज़ जो हम बहुत लकी हैं कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन निस्बतन कम उम्र है, तो शदीद केसेस की शरह हमारे पास वैसी हमको पता था कम होगी टू बिगिन विद। लॉकडाउन हमारे पास हमने एकदम से नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कि जो ये बीमारी नेटवर्क में फैलती है, आपके जो इर्द गवाह के जो लोग होते हैं उन्हीं में ज़्यादा फैलती है। एंड आई थिंक उनमें तकरीबन सब लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से इसका फैलाव थोड़ा कम है। तो बहुत सारे अच्छा ये बताइएगा, ये जो फैलाव में कमी आई है, अब इस ग्राफ को मेंटेन कैसे रखा जाए? तो आई थिंक वी लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, वही बात बार बार कहते हैं। आई थिंक मेंटेन करने का यही तरीका है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, लोगों से थोड़ा दूर रहना, यही तरीका है। एक सवाल यहाँ पे और भी पैदा होता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा 14 अगस्त पे लोग बाहर निकले, बड़े बड़े जुलूस हुए, लोगों ने सेलिब्रेट किया, अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमने एज सच कोविड केसेस पे नहीं देखा। कितना टाइम लगता है यूजुअली ऐसे किसी ओकेजन में जब हम देखेंगे लोगों का इज्तिमा जमा हुआ है और उसके बाद वो कोविड में उसका इम्पैक्ट कब से आना शुरू होता है? हाँ, सो आपकी केसेस की शरह में इजाफा जो है वो तकरीबन हफ्ते में आता है। डेथ्स की जो शरह है उसके अंदर तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये नज़र आता है। तो रियली अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो और बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो तो वो आपको 1 हफ्ते बाद ही पता लगता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 14 अगस्त के बाद जो लास्ट जो उसका वीकेंड था उसमें मैं पूरे दिन बस पे देख रहा था रेट बढ़े तो नहीं बढ़े, मगर नहीं बढ़े। बट मेरे लिए बहुत है अभी मुहर्रम ख़त्म हुआ है, स्कूल अभी खुलेंगे, सर्दियाँ शुरू होंगी, तो अभी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फैसल महमूद हमारे मौजूद थे।
अभी फिलहाल कहते हैं जी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मराहिल तय होना बाकी हैं। ज़रा स्कूल खुल जाएं, ज़रा यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएं, ज़रा कारोबार अपने रिदम पे वापस आ जाए। वैसे तो आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत कभी बारिश की वजह से कभी यहाँ हुआ, कभी वो ब्रेकें मारे, लेकिन इंशाल्लाह लगता ही है बज़ाहिर कि कोरोना का जोर पाकिस्तान में कम से कम टूट चुका है। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसा ही रहे और ये ग्राफ मेंटेन रहे, बल्कि कोरोना यहाँ से चला जाए, डिसअपियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने एक नई कंप्यूटर चिप के जरिए मुतहर्रिक दिमाग को कंप्यूटर से मुंसलिक करने का कामयाब मुजाहरा किया है। शफा, जो हम मूवीज़ में देखते थे, सीरीज़ में देखते हैं, अब वो शायद सच में हमें नजर आएगा और हकीकी दुनिया में भी वैसा होगा। न्यूरालिंक चिप ना सिर्फ दिमाग और रीढ़ की हड्डी में प्लांट करने से पेचीदा तरीन तिब्बी मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि इंसान अपनी यादों को महफूज कर सकेगा और उन्हें रिप्ले कर सके। सोचें शफात कि ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, 1 साल बाद मैं सोचूंगी भाई मुझे वो देखना है कि वहाँ पे हमने क्या किया था, तो मैं अपनी मेमोरी रिप्ले करूँ और यही मूवी चल जाए। जी जनाब, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे यार फिर जो है ना वो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी जिनको हम डंप करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कहते हैं कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले हाफ़ज़ा मुझसे मेरा। तो जनाब एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार की हमने आपके लिए इस हवाले से, ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। ये मकसद है जनाब इस चिप का कि ज़रा आपके जो दिमागी अमराज हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन खैर कोरोना की बात कर रहे थे और कोरोना की बात को जारी भी रखना है। थोड़ा ज़रा वो लोग जो डोले शोले बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके हवाले से बात करनी है, मगर सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो जनाब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कोरोना के केसेस में अब बहुत कमी आ गई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और एक और अच्छी खबर ये है जो फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके लिए कि जिम भी खुल गए हैं, लेकिन SOPs को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और जिम में दाखिल होते वक्त मेंबर्स और अमले का बुखार चेक किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अफराद के दरमियान 6 फीट का फासला हो, समाजी दूरी को इख्तियार किया जाए और एक शिफ्ट के दौरान लोगों की जो तादाद है वो कम हो, महदूद हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके। जी जनाब, ये सारे SOPs तो हैं, लेकिन लोग अभी डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार हम जिम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लोगों का दूसरे लोगों का पसीना होता है और उससे इम्कान ये है कि कोरोना फैल सकता है, हम कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रमीज़ इब्राहिम फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं। थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं आज मुझे। रमीज़ कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। रमीज़ मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो जिम में SOPs की सूरत हाल है कैसे मेंटेन किया जा रहा है? ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं ये बड़ी सख्त हैं, तो पॉसिबल है इन गाइडलाइंस के होते हुए जिम को रेगुलरली मेंटेन करना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि हमारा जिम टॉप फ्लोर पे है तो फिर हम अपनी स्टेयर्स को और अपनी लिफ्ट को बाकायदा मॉपिंग करवा रहे हैं डिटॉल से, और वहीं पर ही सैनिटाइज़र हमने एक लगा दिया जगह जगह। उसके बाद जब क्लाइंट जिम के अंदर की बात करें, हाँ, जब क्लाइंट एंटर होता है तो हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद फिर उसको सैनिटाइज़ करवाते हैं, फिर उसकी किट चेक की जाती है, उसको मास्क अलाउ करना है, बिल्कुल मास्क पहन कर आए वो। और कुछ जगहों पे जहाँ वर्कआउट जैसे कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है तो वहाँ तो मास्क नहीं पहना सकते, मास्क पहनेंगे तो सांस रुक जाएगी, उखड़ेगा सही। ये मैं भी सवाल पूछने वाला था। हाँ, कुछ N95 में तो वैसे ही बंदा थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली तैयार होता है कि मुझे सांस कम आ रहा है। बिल्कुल, इवन रनिंग करते वक्त कहते हैं कि मास्क उतार देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कोई भी वर्कआउट जो कार्डियोवास्कुलर होते हैं जिससे आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है उसमें आप मास्क ना लगाएं, मास्क को आप नीचे कर लें। बाकी अपने साथ एक टॉवल हो आपका पर्सनल जो आपकी मशीनरी पे आपने रख कर वर्कआउट करना है। अच्छा, ठीक है, वो हम फॉलो। अब मैं मिसाल के तौर पर बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रेस होते हैं जो कि आपने बाहर वाला हाथ में पकड़ने हैं, उसको टॉवल में लपेट के आप नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल, तो उसके लिए कोई है, कोई बंदोबस्त? उसके लिए आपके पर्सनल ग्लव्स होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको हम वो जिम से भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहते हैं तो वो जिम के काउंटर पे अवेलेबल है, उसकी चंद फीस रखी हुई हमने, वो आप लें और यूज़ करें डेली बेसिस पे अगर आप वो चाह रहे हैं। या आप अपने कोई पर्सनल ग्लव बना लें, वो आप लेकर आए, बारबल वगैरह उससे लिफ्ट करें, टॉवल का इस्तेमाल करें। मैंने कुछ मेरे दोस्त अभी हमारे साथी देख भी रहे होंगे, वो कह रहे हैं यार कि ये वाले जो ग्लव्स हैं ना, ये डिस्पोजेबल ग्लव्स, इनके होते प्रेसिंग मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में। आप डंबल्स वगैरह नहीं उठा सकते क्योंकि इंजरी का खदशा है, वो स्लिप हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
ऑब्वियसली ये तो शफाफ तमाम उससे लोग तो आप ड्राइव भी नहीं कर सकते वो हाथों में पहन के। इसके लिए ये है कि ग्रिपिंग वाले ग्लव्स आते हैं जो बेसिकली बने ही जिम के लिए। जिम की एक्सेसरीज होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। हम अपने जिम में रखते हैं। हाँ, वो अवेलेबल होती है, हम रखते हैं अपने पास। अच्छा। तो उससे क्या होता है, जब वो लिफ्ट करते हैं तो वो ग्रिप बन जाती है उससे, फिर वो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ओके। इसी तरह जो है क्या कहते हैं ग्लव्स हो गए, फिर इसी तरह जो है वो शूज़ का हमने एक सिस्टम रखा हुआ है कि अपने साथ अपने नए शूज़ लेकर आएंगे। ओके। वो वहीं पर ही चेंज करेंगे ताकि बाहर से कोई शूज़ भी गंदे ना रहे। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास शावर रूम है, शावर ले सकते हैं वहाँ पे, इंडिविजुअल अपना टॉवल लाएं उसके लिए। ठीक है। उसके बाद हर 4 घंटे के बाद मॉपिंग सिस्टम किया हुआ है, डिटॉल से मॉपिंग हो रही है। ठीक है। मुझे बात बताएं, ट्रेडमिलें साथ साथ लगी हुई होती हैं जी, उनमें 6 फुट का डिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, वो कैसे होगा फिर? नहीं, तो फिर अब हमने तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज किया है। हमने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए थोड़ा सा फासला किया है, मशीनरी को थोड़ा सा दूर दूर किया है, तो थोड़ा सा मशीन्स भी कम हो गई होंगी जिम। और फिर हमने शिफ्ट में जो है वो मतलब लोगों को कम कर दिया। जैसे 1 घंटे के अंदर हम कम लोग बुला रहे हैं। अब जैसे हमारे 1 घंटे में अगर 20 अफराद आते थे तो हमने कर दिया कि अब बस 10 लोग आए। अच्छा रमीज़, यहाँ पे एक सवाल ये है, अब आप कह रहे हैं जी जिम में बंदे कम करती हैं, लोगों के जहन में ये है कि यार ये जो हम जाके जिम में इतने पैसे खर्चते हैं, वाई नॉट कि हम घर पे बैठ के एक्सरसाइजेस कर लें? पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा। ये उसकी वजह ये है कि घर में वो मोटिवेशन लेवल ही नहीं है आपका। घर के अंदर वो मोटिवेशन आ ही नहीं सकती जो जिम में होती है। जिम में एक एनवायरनमेंट है। अब जैसे कि आप बिजनेस सेंटर जा रहे हैं तो मुझे पता है कि मैं बिजनेस सेंटर में कोई वर्क करने जा रहा हूँ क्योंकि वो एक माहौल बना हुआ है बिजनेस सेंटर का। इसी तरह आप जिम जा रहे हैं तो आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर है कि आपने जिमिंग करनी है। घर में तो ये है कि अम्मी ने आवाज़ दी, वाइफ ने आवाज़ दी, बहन ने आवाज़ दी, अच्छा आया, वर्कआउट गया, वार्म अप खत्म, सही बच्चा आ गया रोता हुआ, चलो भाई। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। और मेरे दोस्तों के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, हो सकता है और भी लोगों के जहन में हो, जो लोग कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं वो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल करें। उनको ये बात क्लियर कर दूं कि कोरोना का सेकंड स्पेल आना है, दूसरी कंट्रीज में आ रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना से रिकवर करे हुए लोगों को कोरोना हुआ है। ठीक है, तो उनको करना ज़रूरी इसलिए है कि वो अपना इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये वर्कआउट ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम कोरोना उनको अटैक ना करे। वर्कआउट ज़रूर करें, अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, फिटनेस का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया रमीज़ आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए। अब हम कहते जी कि खुद को फिट कैसे रखना है और ख़ुद को खूबसूरत कैसे बनाना है, शेप में कैसे रखना है। अब ज़रा खूबसूरत शख्सियात की भी बात कर लेते हैं जनाब। जी जनाब, प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना स्मिथ, उनको याद करते हैं जनाब। आज अगर वो इस दुनिया में ज़िंदा होती हैं तो अपनी 59वीं सालगिरह मना रही होती। आज उनकी सालगिरह है और आज उनके मद्दाह दुनिया भर में उनकी शख्सियत के हवाले से उनके शहर में जकड़े हुए हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। और एक ज़माने में इर्जा, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं याद होगा, ख़वातीन लेडी डायना की तरह की जो है ना वो उनकी तरह के बाल जो है ना वो रखते थे, उनकी तरह की जो है वो ड्रेसिंग करते थे। सॉरी, मेरे ख्याल में शायद मैं शायद उनकी डेथ एनिवर्सरी है, माज़रत चाहूँगा। तो उनकी शख्सियत का सहर जो है वो पूरी दुनिया पे तारी रहा है और दुनिया में एक ज़माने में, अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड शख्सियत थी। सबसे ज़्यादा तस्वीरें इनकी खींची थी। सो प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना स्मिथ को आज याद किया जा रहा है जी दुनिया भर में। बिल्कुल, वो पाकिस्तान भी आई थी और जब वो पाकिस्तान आई थी तब भी उनकी ड्रेसिंग को देख के सब इतना मुतासर हुए थे। उन्होंने जितनी भी यहाँ पे आउटफिट्स आके पहने थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और औरतें बस पीछे पड़ गई थी डिज़ाइनर्स के कि हमें भी ऐसे ही ड्रेसेस बना के दो। और फिर उनके हेयर कट के बहुत दीवाने हैं लोग, आज भी उनके इस हेयर कट को फॉलो किया जाता है। लोग उनकी तरह के दिखना चाहते हैं। ख़वातीन स्पेशली वो ट्राई करती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो तमाम ट्रेड्स आ जाएँ जो लेडी डायना में पाई जाती थी। 31 अगस्त 1997 को लेडी डायना स्मिथ एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गई थी और आज दुनिया भर में उन्हें याद किया जा रहा है। तो जनाब अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और आज मैं हूं आपके साथ शफात अली, मेरे साथ मौजूद हैं एर्जा खान। तो जनाब आज बात होगी ज़रा मज़ीद इशूज़ पे, क्योंकि ख़ास तौर पे बारिशें
सिंध में तो जारी हैं, कराची से गुजर गई हैं, लेकिन सिंध में बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसने फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल को काफ़ी गंभीर कर दिया है। काफ़ी खुराक के मामलात जो हैं उनकी सप्लाई लाइंस काफ़ी डैमेज हुई हैं और कई इलाकों में खुराक की कमी पैदा हो गई है। उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे मज़ीद शो में। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स के हवाले से, जिनमें बहुत सारे रिटायर्ड अफराद ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्वेस्ट की होती है जस्ट फॉर अ रेगुलर अर्निंग, और चूँकि शरह सूद में कमी हुई थी उस वजह से उनमें भी कमी हुई थी। हुकूमत का इक़दाम सामने आया, उस हवाले से भी बात होगी। बहुत कुछ है आज के शो में इर्जा बात करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। तो ये थी जनाब हमारी टॉप स्टोरीज, और अब हम बात करेंगे सिंध के हवाले से, जहां पर सोचे शफात, एक तो सैलाबी सूरत हाल है और फिर आपको वहाँ पर खाना भी मुयस्सर नहीं है। बारिशों के बाद अंदरूनी सिंध भी सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। मुतासरीन सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इमदादी इदारों के वर्कर्स अब तक उन इलाकों तक नहीं पहुँच पाए हैं। 5 रोज़ हो गए हैं और वो लोग अभी तक इमदाद के मुंतज़िर। हुकूमत की जानिब से इमदाद के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। चाहे दादू की मिसाल ले लिया जाए, ठट्ठा की बात की जाए, बदीन की, केटी बंदर की, मीरपुर खास की, सखर की, लाड़काना की, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे, और हैदराबाद की भी बात क्यों ना करें, क्योंकि हैदराबाद में भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। बहुत सारे जगहों पे बारिशों के बाद अब तक पानी नहीं निकाला जा सका और मज़ीद बारिश भी हो रही है। 300 के करीब देहात ऐसे हैं जहाँ अभी तक कोई हुकूमती इमदाद, कोई खैराती इदारा नहीं पहुंच सका, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरीन में बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्गों समेत नौजवान भी शामिल हैं जो कई दिन से इस सैलाबी कैफियत में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ लाला असद पठान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लाला असद पठान, सबसे पहले तो ओवरऑल वहाँ पर क्या सिचुएशन है सैलाब के बाद, और खाने पीने की अशिया भी उन लोगों को मुयस्सर नहीं है, क्या सूरत हाल है, पहले डिटेल बताइएगा। देखिए जी, कराची के बाद सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल है। उनमें ठट्ठा है, सजावल, बदीन, उमरकोट, नवाबशाह, टंडो अलिया, टंडो मोहम्मद खान, दादू, नौशरो फिरोज, सखर, जामशोरो, हैदराबाद, सांगड़ समेत दीगर अजला शामिल है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है वो दादू का काछो का इलाका है, क्योंकि गाज जो नदी जो डैम है वहाँ से बड़ी तादाद में पानी, क्योंकि एक पहाड़ी बहुत बड़ा सिलसिला है जो सिंध से शुरू होता है और बलूचिस्तान के खुजदार की तरफ जाके ख़त्म होता है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सैलाबी रेला जो है कई हज़ार क्यूसिक का सैलाबी रेला है, जिसने काछो और आसपास के देहातों को निस्त बाला कर दिया है। वहाँ पर अब तक तकरीबन 400 से ज़ायद देहात जो है वो सफ़ाई हस्ती से उसने मिटा दिए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। 4 अफराद के जहाँ बाग होने की तस्दीक हुई है, वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने तस्दीक की है, जिसमें 2 ख़वातीन, 1 बच्चा और 1 नौजवान है। जबकि दीगर जो इलाके हैं जिसमें उमरकोट है, नौशरो फिरोज है, टंडो अलियार है, ठट्ठा है, सजावल, बदीन, नवाबशाह, जामशोरो, हैदराबाद, सांगड़, इन अजला में भी बहुत बड़ी तबाही आई है और हज़ारों की तादाद में देहात मुतासिर हुए हैं। और लाखों एकड़ पे मुहित जो फसल थी, कपास की फसल, जो सिंध में इस वक्त सिंध की रीढ़ की हड्डी है, कपास की फसल, जो कपास की फसल से यहाँ की मईशत जुड़ती है, इन तमाम किसानों की, इन तमाम वहाँ पर काम करने वाले जो दहकान हैं उनकी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। 5 से 6 फुट पानी इस वक्त कपास की फसल में खड़ा है और इसी तरह उनके घरों में खड़ा है। लोग तो नेशनल हाईवेज और ऊंचे मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पा रहे हैं। अमूमी तौर पर मैंने पूरे सिंध का जाके जायजा लिया है, वहाँ पर कोई रफाई इदारा उस तरीके से काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इससे जिस तरह पहले यकदम उतर पड़ते थे, और सिंध हुकूमत तो मुकम्मली तौर पर इस हवाले से नाकाम नजर आई है। अभी तक कोई रफाई इदारा नहीं पहुंचा, अभी तक कोई फलाही इदारा नहीं पहुंचा, अभी तक कोई वहाँ पे इमदादी बंदोबस्त शुरू नहीं किया गया, तो इन इलाकों में लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं और नुकसान का तखमीना कैसे इतनी जल्दी लगा लिया गया कि वहाँ पे अभी तक 4 हलाकतें हुई? देखिए जी, 4 हलाकतें सिर्फ एक काछो का इलाका है वहां पर हुई है। बाकी अगर आप जहरी सिंध की बात करेंगे
या अपर सिंध की बात करेंगे तो बहुत बड़ी तबाही है। इस तबाही की प्रॉपर तरीके से सर्वे करने के लिए पाकिस्तान फौज के जवान जो है वो वहाँ पर आए हुए हैं, और उसके अलावा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के भी लोग आए हुए हैं। फौज की तरफ से भी वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ मुहैया किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है मुतासिर हुए हैं कि उनको फौरी तौर पर न फौज की तरफ से इतनी मदद दी जा सकती है और न सिंध हुकूमत की तरफ से दी जा सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर उसमें रफाई इदारों को भी मंजर आम पर आना होगा, सिंध हुकूमत को भी अपनी पूरी जान लड़ानी होगी। इसी तरह पाकिस्तान फौज को, जिस तरह पाकिस्तानी फौज जिस वक्त वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही है, उनको निकालने के बाद उन तक खुराक का पहुँचाना लाजमी है। और उसके बाद शफकात, जो अहम मसला इसके बाद जो दरपेश आएगा वो ये आएगा कि क्योंकि ये जो खड़ा पानी है इस पर जैसे धूप पड़ती जाएगी, एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, दूसरा बीमारियां फूटेंगी और बीमारियां हैजा की बीमारियां और इसके अलावा दीगर किस्म की बीमारियां जो है वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पर। लाला मुझे ये भी बताइएगा कि सैलाबी रेले की कुछ सूरत हाल अभी तक कोई अपडेट है? कोई ऐसे इलाके हैं जिनमें इस वक्त दरिया की सतह बुलंद हो रही हो? देखिए जी, पंजाब के इलाके में और जिस तरह केपी के इलाके में बरसातों की सूरत हाल भी गंभीर होती जा रही है, इस तरह दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त तकरीबन दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है और प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि 36 से 48 घंटों में ये दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो शायद इसमें हाई फ्लड में तब्दील हो जाए। और इसी तरह जब काछों का पानी मिलेगा इसमें, और इसी तरह कोहे सुलेमान के पहाड़ियों से पानी जो ऊपर मियाँ वाली और बलूचिस्तान जो जाके अफगानिस्तान से जो पहाड़ी सिलसिला मिलता है, वहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में जो पानी आता है वो भी आके दरिया सिंध में शामिल होता है। और आपको मैं शफकात याद दिलाना चाहूँगा कि 2010 का जो सैलाबी रेला आया था उसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया था वो कोहे सुलेमान से आने वाले पानी ने किया था, क्योंकि उसके हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई प्रेडिक्शन नहीं थी कि वहाँ से जो रेला आएगा वो कितने क्यूसिक का होगा। और जब वो रेला वहाँ से शामिल हुआ तो वो तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक का रेला शामिल हुआ था, जिसने पूरे सिंध के आपाशी के निज़ाम को, पाकिस्तान के आपाशी के निज़ाम को तौबाला कर दिया था। और टोड़ी बंद के मकाम से दरिया सिंध टूटा था और जिसने तकरीबन जहरी सिंध को ज़ेर-ए-आब किया था और कई शहर और कई देहात। और हम उम्मीद करते हैं लाला कि इस बार ये सूरत हाल पैदा ना हो। अलबत्ता जैसे आपने बताया कि ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा, जो बहरहाल बड़ी गंभीर सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ पठान मौजूद थे जो हमें सिंध से अपडेट कर रहे थे, जहां पे अब दरियाए सिंध की सतह बुलंद होनी शुरू हो गई है। दरमियाने दर्जे का सैलाब अभी इस वक्त सिंध में दाखिल हो रहा है। बिल्कुल, और माली और जानी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत है, बच्चे भूखे बैठे हैं, ख़वातीन बुजुर्ग भूखे बैठे हैं वहाँ पर, और अभी तक कोई इदारा वहाँ पर उनकी इमदाद को नहीं पहुँचा। ये सिंध की सूरत हाल हम आपको बता रहे थे। अब आपको ज़रा आगे बढ़ते हैं और सवात की जानिब लेके चले। वहाँ पर भी सैलाब ने शाहग्राम का पूरा गाँव मलिया मेट कर दिया है। गांव के मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। शहजाद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से। जनाब, ये सूरत हाल है सवात की, जहां पर मदेन में जुमे की रात को ये फ्लड आया था। जुमेरात की रात से ही दरिया की सतह बुलंद होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे कि आप जानती है इर्जा के इस इलाके में फ्लैश फ्लडिंग होती है। पानी का रेला कब आए, कितना आए, किस वक्त आए, इसका तयन मुमकिन नहीं होता। पूरा का पूरा गांव सैलाब ने मलिया मेट कर दिया है। कितने खानदान वहां पर जो थे इस वक्त खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना उनका जो सामान था, कीमती सामान भी, जो उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, वो ये सैलाब के अंदर तबाह हो चुकी है। तो जनाब, आपको ये भी बताते चलें कि इस फ्लड्स का सिलसिला सिर्फ दरिया स्वात में नहीं है। इस वक्त मंगला डैम जो है वो अपनी गुंजाइश पर सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। वहाँ से इस वक्त दरियाए झेलम में जो पानी छोड़ा गया है, मंगला डैम से पानी छोड़े जाने के बाद अब दरियाए झेलम में पानी की सतह बुलंद है। दूसरी जानिब जो चनाब में पानी की सूरत हाल है वो भी अच्छी खासी गंभीर हो गई है। तो हम उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और सिंध में बात करें कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत की जानिब से डिवीज़न, ज़िलों और तहसील की सतह पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियाँ होने जा रही हैं जनाब। और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को इजाफी जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है। और ये जाहिर किया जा रहा है कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा जो मेयर की जगह जिम्मेदारियाँ अदा करेगा। अब तक कोई
हतमी नाम सामने नहीं आ सके हैं और इस हवाले से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। जी जनाब, क्योंकि नाम ऐसा आना चाहिए जिसके लिए शर्तें रखी गई ना, जैसे वो ख़वातीन जो अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ रही होती है ना, उनकी बड़ी वो होती है डिमांड कि जी वो सुगढ़ हो, ऐसी हो, वैसी हो, फलानी हो, ढमकाड़ी। तो इस किस्म की जी अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी बातें हो गई हैं कि जी कराची से हो, गैर सियासी हो, उसके पास विजन हो, उसने काम किया हो, फील्ड का जानता हो, किसी एक पार्टी की जानिब झुकाव ना हो। इस किस्म की तमाम बातें तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से की जा रही हैं और अब उससे हो ये रहा है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लाना एक बड़ा काम बनता जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक हतमी फैसला सूबाई काबीना करेगी और काबीना ने ये इख्तियार सूबाई वज़ीर बल्दियात को भी दिया था, वो इस हवाले से हतमी नाम फाइनल करें। बिल्कुल, और अभी इस ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं जनाब अरबाब चांडियों से, क्योंकि उनकी नज़र है इन तमाम मामलात पे। अरबाब बताइएगा क्या होने जा रहा है, क्या मामलात है? पहले भी कुछ नाम सामने आए थे, अब क्या कहा जा रहा है? अनाउंसमेंट कब तक की जाएगी बाकायदा तौर पर कोई? जी मदिया, इस बात का तो इम्कान है कि आज रात 12 बजे के बाद या कल तक ऐलान कर दिया जाए कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा। लेकिन जो शफात बात कर रहा था, ये बात किसी तरह भी दिल से नहीं लगती कि जो है वो गैर सियासी होगा। ना बाबा, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भली अफसर हो या गैर अफसर हो या जो भी हो, होगा सियासी। ऐसा हो नहीं सकता कि गैर सियासी चीज होती ही नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि गैर सियासी, तो भाई यहाँ पर जो है वो मौसम भी अब गैर सियासी नहीं रहा, मौसम भी सियासत कर रहा है कराची के साथ, तो गैर सियासी तो नहीं होगा। तो लेकिन ये बता दूं, साहब क्या लगता है आपको कि जो लिस्ट बनाई गई है नए एडमिनिस्ट्रेटर में ये गुण होने चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो लगता है, आपको लग रहा है कि जो नया आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस पर सब मुत्तफिक होंगे? जी मुत्तफिक होना पड़ेगा, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसके बारे में इतना बड़ा हवा बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर तो वक्ती तौर पर आएगा, और जैसे कि मुराद अली शाह ने ये वाज़ेह कह दिया है कि हम इस बारे में वफाकी हुकूमत से सलाह मशवरा करेंगे। ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है कराची से मुतालिक, जिसमें गैर एलानिया तौर पर तीनों जमायतों की तरह से कोऑर्डिनेशन है, यानी एमक्यूएम की तरफ से अमीनुल हक है और पीटीआई की तरफ से 2 वज़रा हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से खुद वजीर आला और 2 वज़रा हैं। तो एक तरह से तीनों जमायतें जो कि कराची के स्टेक होल्डर है, इनकी एक तरह से मुशावरत वफाकी सतह पर हो रही है। मुशावरत तो हो रही है, अरबाब पेशरफ्त क्या हुई है? जी माफ कीजिएगा, पहले मैंने आपका नाम दुरुस्त नहीं लिया। असल बात यह है कि जो यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, उनमें जो ये बातें की जा रही हैं कि बहरहाल उसका ताल्लुक कराची से हो, और ये भी है कि बहरहाल वो उर्दू बोलने वाला हो, तो फिर जो कमिश्नर कराची है वो तो उर्दू बोलने वाला है, उसका भी नाम बड़ा आ सकता है। लेकिन अभी जो इस वक्त तक, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक ये बात गालिब इम्कान है कि कराची का कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर और जो असिस्टेंट कमिश्नर है, इनको मेयर, जिला चेयरमैन और यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उनकी सतह पर इन्हें जिम्मेदारियां दी जाएं। लेकिन एक बात जो कि ये चल रही है कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी बहरहाल दीगर शहरों से बड़ी है, तो कमिश्नर ऑलरेडी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौजूद है। क्या वो भी ने दी जाए या न दी जाए। दूसरी बात ये कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास ऑलरेडी अख्तियारात बहुत है, और अभी आप जैसे देखे रहे कि कोरोना और उसके बाद जो ये मौसम की सूरत हाल है, इसमें सारी जो चीजों की निगरानी वो खुद कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया जाएगा तो शायद बेहतर होगा, शायद, लेकिन फैसला अभी होना बाकी है। बड़ा मसला है, ये लोग भी बड़े परेशान हैं, बारिशें हुई हैं, किसको ढूंढें, नाजिम नहीं है, चेयरमैन नहीं है, यूसी में कोई नहीं है, दफ्तरों में ताले पड़े हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर जल्द से जल्द आ जाएगा तो लोगों की कम से कम ये मामला कम से कम हल हो जाएगा। अब जरा मुझे ये भी बता दें अरबाब साहब कि अभी इस सारी सिचुएशन में जब लोकल गवर्नमेंट के दफ्तरों पे ताले पड़े हुए हैं, तो लोग कहाँ जाएं, वो किससे राब्ता करें? बड़ी नाइंसाफी है शफात भाई, सच्ची बात बताओ यार, हम अब यही लोग आएंगे लोगों से वोट मांगने, मगर लोग भी बड़े हमारे जो है ना वो शाकार किस्म के, भूल जाते हैं जल्दी बात।
बिल्कुल सही है, हफ्ता पहले ही इन्होंने हाथ उठा लिए थे। आपको पता है कि मेयर कराची अभी उसकी मुद्दत में कोई 4-5 दिन पे थे, वो उन्होंने अलविदाई पार्टियां कर ली। और इस सूरत हाल में जब ये बारिशें हुई, आपको मेयर कराची या मुंतखब नुमाइंदे जो कि इनका तारुफ बहरहाल मुख्तलिफ चीजों से है, वो आपको नहीं मिले होंगे। और यूसी अरबाब सर, मुझे एक बात बताएं, क्या पॉसिबल था कि बारिशों की फोरकास्टिंग तो मौजूद थी, तो मेयर्स की मुद्दत में 1 माह इजाफा कर दिया जाता कि ये जब तक बारिशों का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मेयर्स रह ले? देखिए, मैं आपको बताऊं, कल मेयर को अगर 1 महीना कंटिन्यू भी किया जाता तो इंजाम तराशी होती है। 4 साल क्या किया इन्होंने? 4 साल भी यही रोना था। उसने कहा मुझे अख्तियार नहीं, उसने कहा वो मुख्तियार नहीं, उसने कहा तुम मुझे हाजी कहो, उसने कहा मैं तुम्हें गाजी कहता हूँ। तो यहाँ तो ये बातें होती रही। अगर 1 महीना बढ़ा भी दिया जाता तो मेयर कहता मेरे पास 4 साल अख्तियार नहीं थे, 1 महीने में तो अख्तियार नहीं है। तो सिंध हुकूमत भी कहती हमने तो आपको बहुत सारे अख्तियार दिए, किसने कहा है कि पानी न निकालो, किसने कहा है कचरा नहीं उठाओ। तो ये इल्जाम तराशी होती, कोई मामला हल नहीं होता। मामले का महज इल्जाम तराशी होती है जी, मामला हल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरबाब सैंडो हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे वो कराची के हवाले से बात कर रहे, क्योंकि नया एडमिनिस्ट्रेटर आना है और नया एडमिनिस्ट्रेटर जब आएगा तो वो कैसे इन मामलात को हैंडल करेगा, क्योंकि इस वक्त कराची के 6 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। ये एक ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन है जो कि कराची में इससे पहले बहुत कम देखने में आई है। ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये है कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं नए आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स और कब तक अनाउंसमेंट की जाती है और तमाम मामलात को हतमी शक्ल कब तक दी जाती है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर मुद्दत को बढ़ा दिया जाता और जो सूरत हाल कराची में रही है उसके पेश नज़र अगर ये डिसीजन ले लिया जाता और मुद्दतें बढ़ा दी जाती तो शायद लोगों को पता होता कि हमने अपनी शिकायत को किन के पास लेके जाना है और किससे जाके बात करनी है। अभी जो मसाइल हैं, पानी खड़ा हुआ है और लोगों का लाखों का नुकसान हो चुका है, बिजली नहीं आ रही है और समझ में ही नहीं आ रहा ना कि इस सूरत हाल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है तो राब्ता किससे करना है, किसके पास जाना है, किसके आगे जाके फरियाद करनी है। एटलीस्ट कमिश्नर्स और काउंसलर्स वगैरह लोगों के पास तो आ जाते थे, उनकी बात तो सुन लेते थे, लेकिन चेयरमैन होते थे, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है और अवाम बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए। जी जनाब, और आपने बड़ी सही निशानदेही की। बिजली के हवाले से अभी भी कराची में बड़ी तशवीश है। कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि जी ज़रा कराची में जो बिजली की सूरत हाल है उसको मामूल पे ले आया जाए। कई जगहों पे सेलफोन के अभी तक सिग्नल जो हैं वो पूरी तरह से नहीं आ सके, तो उनकी भी ज़रा सूरत हाल जाननी बहुत ज़रूरी है। और आखिर ऐसी क्या वजह है कि कराची में जब भी बारिश होती है तो बारिश का पहला छींटा पड़ते के साथ ही जो सबसे पहले गायब होती है वो बिजली होती है, बिजली चली जाती है और उसके बाद जब बिजली नहीं आती तो फिर घरों में पानी भी नहीं आता है। और शफात, इस दफ़ा तो जब ये वाली बारिशें हुई हैं, गटरों का सूरज मिला पानी जो ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स हैं उनमें भी शामिल हो चुका है, यानी कि घरों में नलकों में पानी का एक कतरा नहीं है, लेकिन बाहर सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और तालाब भी क्या कि गंदा पानी, गटर वाला पानी जिससे ताफुन उठ रहा है। कल मैंने कराची के कुछ इलाकों में मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि वो हम बचपन में देखते थे जुमे के दिन पीटीवी पे वो जो उस वक्त नेशनल टेलीविज़न होता था उस पर बाइक रेस चलती थी, वो कीचड़ के अंदर बाइकें दौड़ा रहे होते थे, तो वो बाकायदा ट्रैक बनाया जाता था, डर्ट ट्रैक होता था और उसको डर्ट ट्रैक रैली होती थी। कल वो वाला सिस्टम था। इतना कीचड़ उन इलाकों में, और उन इलाकों में पानी उतरे हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं लेकिन कीचड़ बहरहाल मौजूद है। ये पता नहीं अब मुसीबत है नहीं उस्ताद, और बदबूदार पानी है हर तरफ। ये सारी सूरत हाल अब अल्लाह करे जल्द अज जल्द निमट जाए ताकि हम कराची के जो सूरत हाल है उसको ज़रा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। ख़ास तौर पे बिजली की जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशा, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। नूर, बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। अब ज़रा बताइए कि कराची के कई इलाकों में अब तक बिजली की सूरत हाल मामूल पर नहीं आई है, ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे बिजली की सूरत हाल नॉर्मलाइज हो चुकी है और कौन से इलाके हैं जहाँ भी नॉर्मल होनी है? अस्सलाम वालेकुम शफात और मदीहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अभी की बात करें तो 95% से ज़्यादा कराची में बिजली की सूरत हाल परफेक्टली नॉर्मल है। और ये बारिश के कुछ 24
से 25 घंटे बाद नॉर्मलाइज हो चुकी थी बेशतर इलाकों में। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में नकासी आब के बायस हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारे 50% से ज़ायद सब स्टेशन जो थे उनमें पानी दाखिल हो गया, और इस तरह की केसेस में हम बिजली ऑन नहीं कर सकते क्योंकि कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। हमने पिछले कई दिनों से हम तमाम शहरी इदारों के साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं ताकि ये निकासी आब इंश्योर हो। अच्छा नूरजहां, एक और मामला भी है इन सारे मामला में जो आप तफसीलात बता रही हैं। जब के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइंस पे या उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात की जाती है तो ये बात इस तरह से नहीं की जाती। सिर्फ एक मैसेज, एक कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज आ जाता है कि जी आपके इलाके में टीम्स काम कर रही हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि रिस्पॉन्डेड इन डीएम। यस। और ये मतलब अब लोग भी कह रहे हैं कि इसको हम अपना नेशनल जो है ना वो नारा बना लेते हैं, इसको हम मोटो बना लेते हैं कि बस रिस्पॉन्डेड इन डीएम। बताया तो जाए कि कब तक लाइट आएगी। और खासतौर पर पानी की जो सूरत है, जैसे ये बात, ये बड़ा जेन्युइन मसला है। लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इस शहर में, तकरीबन मेरे ख्याल में 90% आबादी पढ़ी लिखी है, तो वो लोग कम से कम समझ सकते हैं कि यार ये मामला ऐसा है जो कम से कम 24 घंटों में 48 घंटों में तो निपटने वाला नहीं है। बिल्कुल शफात और मदीहा, इसीलिए हमने इस दफा, अगर आपने नोट किया हो, तकरीबन हर घंटे और 2 घंटे बाद एक पावर सप्लाई अपडेट अपने सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पे सर्कुलेट की है और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए भी सर्कुलेट की है। और जिन एरियाज में हमें पता था कि हम बिजली ऑन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सब स्टेशन में पानी दाखिल है या इर्द गिर्द इतना पानी दाखिल है या घरों की बेसमेंट में पानी दाखिल है कि अगर हम बिजली ऑन करेंगे तो कोई बहुत संगीन किस्म का हादसा हो सकता है, वहाँ हमने पेशगी इत्तला की। और अगर आप अभी भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं तो हम बार बार पावर अपडेट्स दे रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एरियाज, यानी कि खैबान राहत का कमर्शियल एरिया, खैबान बुखारी का कमर्शियल एरिया, शुजात और मोमिन के एरियाज, मुजाहिद के कुछ एरियाज, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ हमें चैलेंजेस आ रहे हैं और हम अभी भी शहरी इदारों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। एक ऐसा एरिया है बल्कि जहाँ नाला है ही नहीं पानी के निकास के लिए, तो वहाँ शहरी इदारे अरेंज कर रहे हैं टैंकर्स के पानी निकाला जाए क्योंकि वहाँ पानी कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा तो नूर साहिबा, कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक पोल भी करवाया गया था कि जब बारिश हो तो क्या लाइट को बंद कर दिया जाए, बिजली बंद कर दिया जाए, लेकिन क्या इससे बेहतर ये नहीं कि अर्थिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जाए? पूरी दुनिया के अंदर बारिशें होती है लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बिजली बंद कर दी जाए। देखिए, इशू इस बारिश की अगर हम बात करें तो हुआ क्या है, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, बेसमेंट के अंदर पानी दाखिल हुआ है। हमारा अर्थिंग सिस्टम तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन अगर हम उन घरों को बिजली दें जिनके अंदर पानी दाखिल है तो जो लोग उन घरों में रह रहे हैं उनके साथ कोई हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए कई रहायशियों ने हमें खुद कहा है कि हमें मालूम है इस एरिया में पानी है, हम अपने घरों से पानी नहीं निकाल सके क्योंकि वो पानी जाएगा कहाँ। ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। लोगों के घरों की बेसमेंट में पानी है, लोगों की दुकानों की बेसमेंट में पानी है, उनका लाखों का सामान बर्बाद हो चुका है। ऐसे में अगर बिजली भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा है। लेकिन नूर अफशान, सबसे बड़ा मसला यह है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है। हमें नहीं पता कि किन इलाकों में बिजली रिज्यूम हो गई है, किन इलाकों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, किन इलाकों में बिजली आने में इतना वक्त लग सकता है। ये इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट लोगों में बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहा है। लोग बड़े गुस्से में है इस हवाले से। मैं इस हवाले से आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। बिल्कुल शफात, इसीलिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने बहुत कोशिश की है कि हर प्लेटफॉर्म के जरिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नेटवर्क्स के बंद होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमारे सार्फिन हमें 118 पे कॉल नहीं कर सके या हमारे एसएमएसेस भी नहीं जा सके जो हमने पूरे तैयार किए हुए थे उनको बताने के लिए कि उनके एरियाज के साथ क्या चैलेंजेस हैं। ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई, बारिश, नेटवर्क की आउटेज, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और हमने अपनी पूरी कोशिश की कि एटलीस्ट सोशल मीडिया और इंटरनेट जो चल रहा था उसके थ्रू ये पैगामात पहुंचाएं। हमें मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला इस दौरान। बहुत सारे लोगों के पास नूर साहिबा सोशल मीडिया भी नहीं था क्योंकि मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, लोगों के इंटरनेट नहीं चल रहा था, डेटा नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी 5 दिन हो गए बहुत सारे इलाकों में, बल्कि आधे कराची के अंदर अभी भी बिजली नहीं आ रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था जैसे माजी में भी हमने देखा कि प्रॉपर इश्तेहार चलाए जाएं या फिर अखबारों में बताया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताया जाए, टीवी पर आकर बताया जाए कि बिजली कब तक आएगी? क्योंकि इससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें
पता ही नहीं है कि लाइट कब तक आएगी कि वो अपना कोई बंदोबस्त ही कर ले। मदीहा, ये हमने पूरी कोशिश की थी टीवी के इस्तेमाल के जरिए, और जैसे मैंने के पहले कहा, मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया। कई बार मैं खुद टीवी पे आके मैंने बताया कि ये एरियाज हैं जहां बिजली की बहाली मुकम्मल हो चुकी है और ये वो एरियाज हैं जहां हमें चैलेंजेस हैं। एक आध डिफेंस के कुछ एरियाज, 5 एरियाज अभी भी डिफेंस के ऐसे हैं कि जब तक पानी का निकास नहीं होगा हम ऑन नहीं कर सकते। और ये कौन कौन से एरियाज हैं? अगर इनकी बात की जाए तो ये मुजाहिद शुजात के एंड का एरिया है, राहत कमर्शियल, बुखारी कमर्शियल के एरियाज हैं, यहाँ अभी तक पानी खड़ा हुआ है। और नूर साहिबा, क्या मुतल्लिका इदारों से आपने राब्ता किया है कि इन इलाकों की डीवाटरिंग की जाए? बिल्कुल, हम सीबीसी और डीएचए को हमने लेटर भी लिखा है। ये मेरा ख्याल है फ्राइडे मॉर्निंग को हमने लेटर लिखा है और उनसे कहा है कि अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस के ऊपर डी वाटरिंग इंश्योर हो। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी राब्ते में हैं, हम तमाम जो एरियाज के एमएनएज और एमपीएज हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं, क्योंकि हमें इन तमाम शहरी इदारों का सपोर्ट चाहिए। जो पंप्स इनके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज पानी के निकास के लिए उनके पास अवेलेबल है, वो ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक के पास नहीं है। तो हमें इनका सपोर्ट चाहिए ताकि डी वाटरिंग हो और हम पानी इंश्योर बिजली का सप्लाई इंश्योर कर सकें। हमारी टीम कई जो है 24-48 आवर्स से रेस्ट नहीं किया उन्होंने। हम फील्ड में मौजूद हैं, आपको हमारी अभी भी गाड़ियां नजर आ रही होंगी कंप्लेंट्स एड्रेस करते हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि काम तो जारी है, लेकिन अभी भी एक अगेन वो इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट जो है, जैसे आज मुझे आपसे पता चला आफ्टर क्वाइट अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन के अभी भी ये 5-6 इलाके हैं जहां पे बिजली की सप्लाई का रिज्यूम होने का अभी कोई मुस्तकबिल करीब में कोई चांस नजर नहीं आ रहा, जब तक कि वहां से डी वाटरिंग नहीं हो सकती है। एम आई राइट? बिल्कुल, इसके ऊपर अपडेट ये है कि जो शहरी इदारे हैं वो डी वाटरिंग पंप्स वहाँ इंशाल्लाह मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमें 6 से 8 घंटे चाहिए ताकि हम अपनी बिजली की सप्लाई ऑन करें, क्योंकि जब तक इक्विपमेंट सूखेगा नहीं हम उसमें स्विच ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नूर अफशां साहब हमारे साथ मौजूद थी। इलेक्ट्रिक बता रही हैं कि अब भी कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और जब तक उनसे डी वाटरिंग नहीं होगी और डी वाटरिंग होने के बाद 8 घंटे तक वो ड्राई नहीं होंगे। लेकिन एग्जैक्टली ज़रूरत इसी बात की है कि लोगों को बताया तो जाए, उन्हें कोई टाइम फ्रेम तो दिया जाए ताकि वो अपना कोई इंतजाम कर सकें, अल्टरनेट जो है उसको रेडी रख सकें। सिर्फ रिस्पॉन्डेड इन डीएम से काम नहीं चलने वाला। इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट बहुत खतरनाक है जनाब। जरा एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पे शरह सूद बढ़ गई है। खुरम शहजाद हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और अब एक अच्छी खबर शामिल करेंगे, वो ये कि कौमी बचत की कई स्कीम्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 8.44 से बढ़ाकर 8.49%, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में 6.8% से बढ़ाकर 7.7%, जबकि रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 7.8% से बढ़ाकर 8.04% कर दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह भी बढ़ा दी गई है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुरम शहजाद, माशी अमूर के माहिर हैं, हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं। लोग तो समझना शुरू हो गए कि शायद हमारे प्रोग्राम के नए को एंकर है, लेकिन खैर खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र। खुरम साहब, ये ऐसी सूरत हाल में जब पूरे मुल्क में शरह सूद क्रंच कर रही है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे, नेशनल सेविंग्स पे इम्प्रूवमेंट आती है, सेविंग्स रिलीफ दिया जाता है, कितना बड़ा रिलीफ है ये? देखिए बहुत अच्छी खबर है ये, और सेविंग्स जो है हमारे यहाँ बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम पूरे रीजन में आपने देखा है कि सेविंग्स में सबसे कम है। यानी कि अगर आप सेविंग्स हमारी मईशत के साइज की बात करें, यानी कि जीडीपी जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से अगर सेविंग्स देखी जाए तो हम रीजन में सबसे कम है। हमारी सेविंग्स का रेशो तकरीबन कोई 14% है पूरी जीडीपी का। इंडिया में 30% तक गया है, बल्कि इससे ऊपर भी गया है। बांग्लादेश में 30% तक गया है, श्रीलंका में 30% तक गया है, और हम उसके अभी आधे हैं।
तो सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि रेट को बढ़ाना पड़ेगा, ओवरऑल सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। वो सिर्फ नेशनल सेविंग स्कीम से नहीं बढ़ती, बल्कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में इंसान जो है कमाता है ज्यादा, वो सेव करता है अपने फ्यूचर के लिए, वो इन्हीं तरीकों से करता है। तो नेशनल सेविंग्स ने अगर रेट बढ़ाया है तो ये अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर ये है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको गवर्नमेंट ने रोका है और कहा है कि ये हक जो है ज्यादातर आम आदमी का है, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनकी सेविंग्स बढ़े। और खासकर ये कोरोना का जो इशू आया है, इसमें बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। तकरीबन 1.25 करोड़ कह रहे हैं, कहा जा रहा है 1.25 करोड़ तक लोग जो है इस वक्त जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं इन टोटल। तो ये अच्छी खबर है कि रेट्स बढ़े ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो, क्योंकि शफात इन्वेस्टमेंट जो है होती ही सेविंग्स बढ़ने की वजह से या अर्निंग्स बढ़ने की वजह से। अच्छा, मुझे बात बताएं, ये सारा सेक्टर जो है, इसमें इंश्योरेंस का सेक्टर कितना काम कर सकता है? क्योंकि सारी दुनिया में जो सेविंग्स हैं, लोग यूजुअली उस पर इंश्योरेंस सेक्टर पे बड़ा रिलाय करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है शफात कि पूरी दुनिया में इंश्योरेंस जो होता है वो ड्राइव करता है आपकी सेविंग्स को भी, आपकी जो है वो ओवरऑल ये कह लें कि अर्निंग्स की मैनेजमेंट को, कि अगर मेरे पास हर चीज़ की इंश्योरेंस होगी तो मेरा फ्यूचर भी रिलेटिवली सेफ है और मेरा जो है वो जो इस वक्त प्रेजेंट है वो भी सेफ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास अगर इंश्योरेंस होती है, आप देख लें डेवलप्ड इकोनॉमीज में घर से लेकर, गाड़ी से लेकर, आपकी अप्लायंसेस से लेकर हर चीज इंश्योर होती है। और इंश्योर होने की वजह से आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी चलती है, साथ साथ आपकी सेविंग्स की जो अमाउंट्स होती हैं ये इंश्योरेंस की, वो ट्रांसलेट होती हैं, वो चैनलाइज होती हैं इकोनॉमी में। यानी कि आज आपको अगर पैसा खर्च नहीं करना, आप बैंक में रखते हैं या मार्केट में लगाते हैं या फिर सेविंग्स में डालते हैं, और वो पैसा जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उनको टाइम पे मिलता है। तो मेरे ख्याल में इंश्योरेंस, और हम पता है लोवेस्ट पे हैं, जो इंश्योरेंस के इंडिकेटर्स होते हैं उस पर भी लोवेस्ट पे हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे अपसाइड ज्यादा है और हमारे डाउन साइड कम है। और एक और अच्छी चीज ये है कि इंश्योरेंस अगर हमारे जो बढ़ती है, और इस्लामिक इंश्योरेंस भी जो है वो काफी प्रेवलेंट हो रही है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा इंकरेजिंग है। इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ लोग आ रहे हैं और हमारे यहाँ इसकी जो है वो अवेयरनेस आ रही है। तो मेरे ख्याल में सेविंग्स ओवरऑल बढ़नी चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट जो है हो, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो तभी होगा जब हमारी अर्निंग्स बेहतर होगी और हम सेव कर पाएंगे और फिर उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? ये जो भी शरह सूद में इजाफा किया गया है सेविंग सर्टिफिकेट्स की, इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि यूजुअली ये वो लोग खरीदते हैं जो रिटायरमेंट पे होते हैं, सुपरनिवेशन की एज पे आ चुके होते हैं, बेवाएँ हैं। उन लोगों के लिए शरह सूद में कितना मार्जिन उनको मजीद दिया जा सकता है? क्योंकि 8.44 से अगर 8.49 हो जाता है तो बज़ाहिर 0.05% का इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट चीज भी, जहाँ हम पॉजिटिव की बात करते हैं, एक अनफॉर्चुनेट चीज ये भी है कि गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है और यहाँ से पैसा लेती है और उसको प्रोडक्टिव यूज में नहीं लगा पा रही, और रेट कुछ बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। और वैसे भी आप देखें जो रेट ज्यादा नहीं बढ़ते उसकी वजह यह है कि सेकेंडरी मार्केट का बेंचमार्क होता है, यानी कि गवर्नमेंट के अपने जो है बॉन्ड्स चल रहे होते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है उनको, उसमें शरह सूद बढ़ती है तो यहाँ पे वो पास ऑन हो जाती है, वैसे नहीं बढ़ती। देखिए मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सेविंग्स स्कीम्स के रेट बढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल सेविंग्स बढ़ने की, कि अगर नेशनल सेविंग्स बढ़ती हैं, और वो बढ़ेंगी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब अर्निंग्स बढ़ेंगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी तब सेविंग्स बढ़ेंगी। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो ज्यादा सेविंग होती है। बिल्कुल इसी तरह जितना ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद। और अब आगे बढ़े। और बिल्कुल जैसे खुर्रम अभी बात कर रहे थे कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों अफराद अपनी नौकरियों से महरूम हुए हैं। मगर अब हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे हैं, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। कुवैत और सऊदी अरब में सैकड़ों पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मुलाजमतों के नए मौके पैदा होने जा रहे हैं और दोनों मुल्कों ने कोरोना वबा की सूरत हाल से कामयाब अंदाज में निबर्द आजमा होने पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर पैरामेडिक्स की खिदमात लेने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में वजारत ओवरसीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड भिजवाई गई है। इस हवाले से भर्तियों का अमल तेज़ी से जारी है और पाकिस्तानी तिब्बी अमले की पहली खेप सितंबर के वस्त तक कुवैत पहुंचेगी। मज़ीद भर्तियां अक्टूबर में होंगी। बिल्कुल नहायत खुशाइन बात है कि जहां पर लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं और मुलाजमतें जारी हैं, कटौतियां हो रही हैं, वहां पर भर्तियों की बात हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर और करियर काउंसलर राफिया मुदस्सर। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं।
बहुत शुक्रिया रफ़िया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के तिब्बी अमले की अब डिमांड इम्प्रूव हुई है कुवैत में, खुशाइन बात है, बेहतर अच्छी चीज़ लग रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही खुशाइन बात है। और वैसे भी ओवरऑल भी आप सारी दुनिया में देखें, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ये सिचुएशन जो है डिमांड कर रही है मोर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि और दूसरा स्टाफ जिसमें लैब टेक्नीशियंस आपके हैं और दूसरा अमला है अस्पतालों में, नर्सेज हैं। तो ये सारा जो है इस अमले की डिमांड ओवरऑल बढ़ी है। ठीक, और राफे ये बताएगा कि क्या इतनी तादाद है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, ये जो असामियां खाली हुई हैं इनको पूरा किया जा सके? सैकड़ों असामियां ये पाकिस्तान के हवाले से तो देखें, पाकिस्तान से जाते हैं डॉक्टर्स, और गल्फ एरियाज स्पेशली जो कि अभी आपने मेंशन भी किया, वहाँ पे डॉक्टर्स को जो है बहुत मतलब दे प्रेफर इट, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा उन्हें जो है 5 से 10% ज़्यादा अर्निंग भी है। और फिर वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स का इतना नहीं है, लेकिन ये है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स हैं। और गल्फ में तो ये है कि इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। पाकिस्तान के हवाले से हमारे यहाँ जो है डॉक्टर्स बहुत सारे एनरोल होते हैं, हर साल एनरोल होते हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में ज़रूरत होगी इस वक्त। तो अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक तबका तनकीद भी करता है जब पाकिस्तानी जॉब्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते हैं, तो कहते हैं जी ये ब्रेन ड्रेन है। पाकिस्तान से जो अच्छे इंटेलेक्ट वाले तगड़े लोग होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, यंग एनर्जेटिक लोग, और यहाँ जो है वो रिलेटिवली थोड़े ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको भी मेहनत की ज़रूरत होती है। इस तासुर सही है? जी हाँ, ऐसा है, और उसके लिए हमें अपने सिस्टम्स को, अपने लोगों की ट्रेनिंग के हवाले से जो है काम करने की ज़रूरत है। आपने अगर एक रिपोर्ट आपको याद हो 2019 में आई थी, कि जहाँ सऊदी अरब ने कह दिया था कि जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं दे आर नॉट दैट वेल ट्रेंड और हम वापस भेजेंगे। उसके बाद एक पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तरफ से बातचीत की गई थी गल्फ कंट्रीज से। अब जो है बेहतर हालात हैं, लेकिन ये है कि ट्रेनिंग और लोगों को जो है ग्रूम करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाकिस्तान में आई थिंक बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बच्चों को भी जब आप कर रही होती हूँ तो मैं उन्हें बता रही होती हूँ कि इवन फॉर मेडिकल प्रोफेशन ओनली बीइंग एन MBBS इज़ नॉट इनफ। आपको जो है आगे रोबोटिक्स भी सीखना है, यू शुड नो कोडिंग ऑल्सो, बिकॉज आगे जो है रोबोट सर्जन्स और ये सारी टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके लिए जो है हमारे मेडिकल इदारों को, यूनिवर्सिटीज को काम करने की ज़रूरत है टू अपग्रेड देयर द फील्ड। और बिल्कुल जैसे रफ़िया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं बिला मुआवजा, लोगों को छुट्टी पे भेजा जा रहा है। ऐसे में नौकरियों की बात और वैकेंसीज आना बड़ी खुशाइन बात है। तो मेडिकल के अलावा और कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें नौजवान नौकरियां हासिल कर सकते हैं? बहुत सारी फील्ड जो है वो हो रही है विद रेफरेंस टू IT। आप देखें ना, जितनी भी IT रिलेटेड फील्ड हैं वो इस वक्त काफ़ी पुरकशिश हैं। और गल्फ कंट्रीज में जो है पाकिस्तान का, अगर पिछले साल की रिपोर्ट इमिग्रेशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज की आप देखें तो 5,40,000 पाकिस्तानी सिर्फ GCC गल्फ कंट्रीज की तरफ गई, आउट ऑफ टोटल 5 लाख। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी राफिया मुदस्सिर साहबा हमें इस हवाले से आगे के लिए। बिल्कुल यही तासुर मौजूद है कि ब्रेन ड्रेन होता है, क्रीम सारी बाहर चली जाती है और यहाँ पर लोग नहीं रह जाते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताएं कि 7 सितंबर को इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक फैसला होगा। जी हाँ, स्कूल जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ेगा, और शुक्र अदा कर रहे हैं इस पे बच्चे भी, पेरेंट्स भी। और तजवीज़ बच्चे नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स कह रहे हैं कि शुक्र है कि बच्चे जरा थोड़ा सा कंज्यूम हो गए। थक नहीं गए वो घर बैठ बैठ के? इतनी तो छुट्टियां कर ली, अब और कितनी छुट्टियां चाहिए? अब जाके बच्चे तो आपको तो पता ही है, जिधर स्कूल का नाम आ जाता है वहीं पे
टेढ़ में दर्द हो जाता है, ये तो बच्चों का एक पुराना वतीरा रहा है। लेकिन अभी भी उनके लिए बड़ी आसानी है, पूरे आवर्स के लिए नहीं जाना है भाई, आवर्स कम कर दिए गए हैं और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। और ये भी तो कहा जा रहा है कि एक दिन जाएंगे, एक दिन छुट्टी होगी। तो इस तरह की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं कि क्लासेस को हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और एक क्लास में एक दिन में एक बैच आएगा, दूसरे दिन दूसरा बैच आएगा। तो ये तो अच्छी बात है, इस पर तो बच्चों को कोई एतराज़ात नहीं होने चाहिए, टेंशन नहीं होगी। तो जनाब ये तजावीज़ है, शफकत महमूद साहब ने इस हवाले से बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं, सारे सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए। स्कूलों के बारे में ये तजवीज़ है कि पहले 8वीं से लेके 12वीं तक जो है उनको बुलाया जाए। जो चीज़ हमने स्कूलों पे इम्पोज की है तो 20% फीस कम कर दी जाए। अगर इसकी किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो वो ज़रूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो हम निसाब बना रहे हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, वो मदारिस के लिए भी है और वो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो लो फी पेइंग हो चाहे हाई फी पेइंग हो, उनके लिए भी है। सो इसलिए ये जो इस वक्त यकसा तालीमी निसाब जिसको हम कहते हैं वो सारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी ये है 1ली से 5वीं जमात तक और ये अप्रैल 2021 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जनाब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो ब्रेक से पहले कुछ अच्छी खबरें हमने शामिल की थी, अब फिर एक बुरी खबर है जनाब, और वो ये कि दौरा इंग्लैंड पर कौमी टीम को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैनचेस्टर के दूसरे T20 में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान टीम की जानिब से दिए गए 196 रन के हदफ के ताक़ुब में पहले इंग्लैंड के ओपनर्स ने कौमी बॉलर्स की एक ना चल ली थी, फिर कप्तान मॉर्गन ने मोहम्मद हफीज़ के नहले पर दहला रख दिया। जी जनाब, कल हफीज़ ने बड़ी अच्छे मतलब 66 रन उन्होंने 69 उन्होंने किए, बाबर आजम ने 56 किए, दोनों ने बड़ी अच्छी साझेदारी की, बड़े अच्छा उन्होंने साथ भी निभाया। हफीज़ ने कल बड़ी बाउंड्री के विकेट्स के चारों तरफ जो है उसने स्ट्रोक्स खेले, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो बॉलिंग के बाद फिर मेरे ख्याल में बस फिर आगे नहीं कहानी सुनाते, आगे बस इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान मैच हार गया, 5 विकेटों से हारा। तो हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, ज़रा शाहिद हाशमी साहब को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब, वैसे ही ज़रा मेरा दिल आज़ुर्दा है तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे ज़ख्मों पे कोई नमक ना छिड़किएगा, ऐसे ही बता दें कि पाकिस्तान कल क्यों हारा। देखिए, बुरी बॉलिंग और दिफाई कप्तान। अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी चेंज हो गई है कि अगर आप 300 रन भी T20 में बनाएंगे और विकेट नहीं लेंगे तो आप हारेंगे। कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग भी बहुत ही खराब की। अब लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी थक चुके हैं, तीनों टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, ये दूसरा T20 खेल रहे हैं। पहले T20 में उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी। तो पाकिस्तानी टीम एक चीज एक दिन अच्छी करती है, अगले दिन वही चीज खराब कर देती है। तो ये सब कुछ हुआ। बॉलिंग बहुत खराब की, जबकि बहुत बड़ा एक स्कोर किया था, उसको डिफेंड करना चाहिए था। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के हवाले से आपको लगता नहीं है कि हमारे पास फुल टाइम स्पिनर्स होने चाहिए थे? कल की विकेट चूंकि कंप्लीटली बैटिंग को फेवर कर रही थी तो उसमें स्पिनर्स शायद कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कप्तानी को मैं ब्लेम करूंगा, इसलिए कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज दोनों स्लो बॉलर हैं, दोनों रिप्यूटेड स्पिनर्स हैं। हफीज तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं T20 में और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ हफीज का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। जब उन्होंने 69 रन किए थे तो लगता था कि उनका दिन था और मैं बार बार देख रहा था कि अब हफीज से बॉल करवाएं, अब हफीज से, लेकिन शायद वो डरते हैं कि हफीज का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट ना हो जाए। एक मैच जितवा के अगर उसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्पोर्ट्स रूम का पुराना वो निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि एक मैच बारिश की नजर और 2 मैच पाकिस्तान तो शाहिद साहब, अब तीसरे T20 के लिए क्या करना होगा, क्या तब्दीलियां करनी होंगी, कौन सी गलतियां दोहरानी नहीं होंगी? देखिए, एक तब्दीली तो वाज़ेह नजर आ रही कि मोहम्मद आमिर का हैमस्ट्रिंग उनका पुल हो गया था, वो बाहर चले गए थे और जब उन्होंने वापस आना चाहे तो टीम मैनेजमेंट को इतना पता नहीं था कि वो 30 मिनट बाहर रहे, वो आकर बॉलिंग नहीं करा सकेंगे उतनी ही देर जितनी देर वो बाहर रहे। तो आमिर तो नहीं लग रहा कि वो खेलेंगे, उनकी जगह वहाब रियाज आएंगे। और जब आप एक मैच हार ही गए, आप कोशिश कर रहे हैं बराबर करने की, तो शोएब मलिक या इफ्तिखार की जगह पे हैदर अली को चांस देना चाहिए, जो 19 साल का लड़का है। आप उसे कह के लेके गए थे कि बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है, हम उसे आजमाएंगे, तो व्हाई नॉट थ्रो हिम इन द डीप, उसको खिलाएं
और कोशिश करें कि अगर ना भी जीत सकें तो भी अपना एक आध प्लेयर उसको कम से कम एक्सपोजर तो दे दें इंटरनेशनल क्रिकेट का। सर, शाहीन आफरीदी कल 3 ओवरों में 44 रन उन्होंने खाए 13.89 की औसत से। आमिर ने कल 2 ओवरों में 25 रन खाए। माद वसीम ने कल 3 ओवरों में 30 रन खाए। ये एक बड़ा खौफनाक स्कोर कार्ड है इसकी, लेकिन इसके अंदर एक पैटर्न भी है। मैं चाहूँगा आप उस पैटर्न पे ज़रा बात करें। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक प्लेयर को के ऊपर रिलाय करने से हम थोड़ा नरगे में आ रहे हैं बार बार? इसी तरह की बात है बिल्कुल। और शाहीन शाह अफरीदी के लिए तो मुझे बड़े फियर्स हैं कि अल्लाह ना करे उसको कोई ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसलिए कि वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है। आप टेस्ट मैच में भी उसे खिला रहे हैं, वनडे में भी खिला रहे हैं, T20 में भी खिला रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोटेट करना पड़ेगा। इंग्लैंड अपने कीमती बॉलर्स को किस तरह रोटेट करता रहा हमने ये टेस्ट सीरीज में देखा, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह रोटेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हम बहुत से बॉलर्स कह के लेके गए थे कि ये T20 के हैं, उनको हमने बिल्कुल भी नहीं खिलाया और हम एक आधी बॉलर के ऊपर पूरी टेस्ट सीरीज हमने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल दी। ये बड़े दुख की बात है। ठीक है, तब्दीलियां भी करनी होंगी और गलतियों को दोहराना भी नहीं होगा। शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, खैर जनाब, अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।